सभी को नमस्कार। मंच पर उपस्थित आज के इस उत्सव की अध्यक्षा और आज के मुख्य अतिथि सभी समादृत विद्वज्जन आदरणीय श्री प्रकाश जी, कंदवे जी और आज के नायक आदरणीय करुणाशंकर जी और मेरे सामने बैठे हुए सभी विद्वज्जन। मैं सोच रहा था कि अगर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी भी आ जाते तो मैं बात वहीं से शुरू करता कि प्रसाद जी के पूरे साहित्य के मूल में करुणा और आनंद यही दिखाई देता तभी तो पूर्ण है। करुणा जी हैं और आनंद अभी आ रहे हैं और आनंद बाद में ही आता है और कामयाबी वहीं से शुरू होती है और संपन्नता वहीं होती है। मैंने कल वो पुस्तक देखी, मुझे मिली और मैंने रात को लगभग 5-6 घंटे उस किताब को देखने में लगाए। अभी तक प्रसाद जी पर जितना भी साहित्य समीक्षात्मक, आलोचनात्मक, शोधात्मक जो भी मिलता है, उन सबको देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि उन सबका यदि निचोड़ किसी को चाहिए हो तो इस एक पुस्तक को पढ़ ले, फिर और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। 31 वर्ष डॉक्टर साहब ने उस पुस्तक को तैयार करने, लिखने में, चिंतन मनन करने में लगाए और 31 ही अध्याय हैं पुस्तक के। इस बात को ध्यान में रखकर मुझे लगा कि प्रसाद जी के साथ जैसा न्याय अपेक्षित था, होना चाहिए था, जो अब तक नहीं हो सका था। हालांकि बहुत बड़े बड़े विद्वत समाज ने प्रसाद जी पर काम किया, पुस्तकें लिखी, हम भी उन पुस्तकों को पढ़कर यहाँ तक पहुँचे। लेकिन इस पुस्तक को देखने के बाद ये लग रहा है कि काश ये पुस्तक हमारे ज़माने में आई होती तो कहीं बेहतर होता। करुणा जी ने उस पुस्तक के साथ बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत संक्षेप में अपनी बातें रखूंगा। लगभग 550 पृष्ठों की पुस्तक है, 31 लेख इसमें संग्रहित हैं और एक विलक्षण और दुर्लभ ग्रंथ के रूप में मैंने इसको पाया। इसमें जो अध्याय हैं उनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिसको बहुत सारे वामपंथियों ने नकारा, वो है प्रसाद जी की मानवता और महानता, उनका एक विराट व्यक्तित्व और उनके विराट साहित्यिक प्रदेय को लाख प्रयत्न किए, लेकिन प्रसाद जी को और उनके प्रदेय को नकार तो कोई पाया नहीं, उनकी बल्कि स्वीकृति और बढ़ती चली गई। इस बात को ध्यान में रखकर आपने मानवता क्या है, उसके आयाम क्या हैं, उससे ये बात प्रारंभ की है और पुस्तक का शीर्षक जो है उसकी सार्थकता उसी से सिद्ध होती है। उनके बहुत सारे पहलू जो मुझे भी नहीं पता था, मैंने जब जीवन व्यक्तित्व वाला अध्याय पढ़ा तो वास्तव में अनछुए बहुत से पक्ष हैं जिधर लोग पहुंच नहीं पाए। संभवतः आपने, क्योंकि प्रसाद जी के परिवार से, उनके परिवार के सदस्यों से आपकी का संपर्क रहा, बहुत सारी जानकारियां नई उसमें मिली और उन सबको भी मैं समझता हूं कि एक नई उपलब्धि है। आपने आरंभिक काव्य जहाँ से उनकी कविता शुरू होती है, जहाँ से प्रसाद जी लेखन की यात्रा प्रारंभ करते हैं, उसके स्वरूप से लेकर और उत्कर्ष तक का जो पूरी एक यात्रा है उसका मूल्यांकन किया और झरना, आंसू, लंबी कविताएं प्रसाद जी की, उनमें जो औदात्य मिलता है उसको आपने विवेचित किया। चंपू काव्य पर फिर एक बहुत अच्छा पक्ष मुझे मिला, हालांकि उस पर पहले भी कुछ लोगों ने लिखा, लेकिन इस दृष्टि से नहीं, गांधी और प्रसाद जी को आमने सामने रखकर आपने जिस तरह से विवेचन किया कि परस्पर ये जो प्रभाव है ये किस रूप में हमारे सामने आया। कामायनी पर 5 अध्याय हैं उसमें, इस पुस्तक में, और कामायनी निश्चित रूप से आप जानते हैं कि विश्व का एक प्रतिष्ठित महाकाव्य है। बड़ी बड़ी रचनाएं उनके उस रचना के सामने नहीं ठहरती हैं, वो एक बहुत अच्छी बात है। और आजकल स्त्री विमर्श की बहुत बात होती है, तो एक अध्याय स्त्री विमर्श को लेकर, क्योंकि प्रसाद जी जिस रूप में आज स्त्री विमर्श को लोग देखते हैं उससे अलग हटकर एक उदात्त रूप में स्त्री, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, वो जो एक पूरा वैशिष्ट्य है उसके परिप्रेक्ष्य में भी आपने मूल्यांकन किया।
और एक अध्याय जब मैं पढ़ रहा था तो प्रसाद परंपरा के कवि आलोचक मुक्तिबोध, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा भी लगा, खटका भी कि प्रसाद जी की परंपरा में मुक्तिबोध को क्यों खड़ा कर दिया कर्नल जी ने। लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि मुक्तिबोध प्रसाद से कहाँ कहाँ प्रभावित हैं, इसको आपने चरितार्थ किया। और वास्तव में उस तरह से हम भी नहीं सोच पाए थे। हम तो मुक्तिबोध को देखकर और मुक्तिबोध की रचना को पढ़कर हमें लगता था कि मुक्तिबोध तो आलोचक हैं, प्रसाद की निंदा करते हैं, लेकिन किस तरह उन्होंने प्रसाद के पूरे दर्शन को आत्मसात किया, ग्रहण किया, और उसकी अभिव्यक्ति उनकी कविता में मिलती है, तो वो भी एक नई उपलब्धि है। इसी तरह पद्य नाटक करुणालय पर नाटकों की जो कालजयी गीत योजना है उस पर एक अध्याय है, रंग दृष्टि पर, रंगबोध पर। सबसे महत्वपूर्ण मुझे एक और विषय लगा, इतिहास और राष्ट्रीय चेतना, क्योंकि प्रसाद जी का इतिहास बोध बड़े बड़े इतिहास विदों को भी रास्ता दिखाता है। उनका जो अध्ययन था वो विलक्षण था, कहाँ कहाँ औपनिषदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, पुरा साहित्य, सबका गहन अध्ययन हमें उनकी रचनाओं में मिलता है, चाहे वो नाट्य रचनाएं हों या कविता की रचनाएं हों। तो उस पर भी बड़ी गंभीरता के साथ आपने विचार किया, और इतिहास के साथ साथ युग बोध भी उनका, उसको भी उद्घाटित किया हुआ है। ध्रुव स्वामिनी पर एक अलग अध्याय है, एक घूंट पर एक अलग अध्याय है, कामना पर उसकी प्रतीकात्मकता पर, वही बड़ी उपलब्धि है प्रतीकात्मकता, उस पर बहुत बहुत बढ़िया ढंग से विवेचन आपने किया। और दो बड़े चर्चित उपन्यास प्रसाद जी के, कंकाल और तितली, उन दोनों पर एक एक अध्याय है। कंकाल को यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में आपने देखा, और तितली को आपने ये जो पूरा जीवन है, मानव जीवन है, उसके जो गूढ़ रहस्य हैं उनको उद्घाटित करने का प्रयत्न उस लेख के माध्यम से किया है। इरावती पर, और अभी आदरणीय श्री प्रकाश जी कह रहे थे कि मुझे उनकी बहुत अच्छी कहानी आकाशदीप लगती है, मैं उसको ध्यान में रखकर, वस्तुतः आकाशदीप कहानी की धारा को बदलने वाली कहानी है। पूरा एक मार्ग ही बदल दिया है उस कहानी ने, और उसके बाद जो कहानियां आई हैं वो उससे प्रभावित रही, उस पर भी एक अध्याय है। और प्रसाद जी के शिल्प पर, फिर प्रसाद जी के काव्य चिंतन और उनके वो जो काव्य कला और अन्य निबंध है उसको केंद्र में रखकर उनका जो शास्त्रीय चिंतन है, उनकी जो सैद्धांतिकी की विवेचना है, उसको भी बहुत गंभीरता के साथ आपने विवेचित किया है। राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक चेतना, इन सब के परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं कि 31 अध्यायों में विभक्त ये पुस्तक एक दुर्लभ उपलब्धि है। एक मेरी जिज्ञासा है, मैंने सोचा आदरणीय कर्नल जी से पूछूंगा कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और जन्मेजय का नागयज्ञ जैसी रचनाओं पर एक एक अध्याय अगर और आता। सर चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त पर एक अध्याय है, और एक अध्याय में अजातशत्रु पर है, पहले नाटक से लेकर अजातशत्रु पर वो अध्याय उसी एक में आपने जो दिया। हाँ, लेकिन चंद्रगुप्त पर स्वतंत्र अध्याय है, स्कंदगुप्त पर भी स्वतंत्र। अच्छा, ठीक है। तो शीर्षक ऐसा दिया इनको पकड़ में नहीं आता। ऐसे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा। ये सब इसके आधार पर मैंने पाया कि जो इस पूरी रचना का जो निचोड़ है, एक तो प्रोफेसर साहब महानता है क्या, हम बात तो कर देते हैं कि वो बहुत महान है, लेकिन महानता की अवधारणा क्या है, हम क्यों प्रसाद जी को महानता के आयामों के साथ देखना चाहते हैं, ये एक बहुत सुंदर और नया विवेच्य बिंदु है। और इस सब के साथ साथ चंपू काव्य पर, लंबी कविताओं पर, गीत योजना पर, श्रेष्ठ नारी चित्रण, वो नारी स्त्री विमर्श का वो पक्ष नहीं जिसकी आज हम चर्चा करते हैं, रंग दृष्टि पर, इतिहास बोध पर, युग बोध पर, प्रतीकात्मकता पर, कथा शिल्प पर, इन सब पर बड़े विस्तार से विवेचना है। अब मैंने देखा कि काव्य, कहानी, नाटक, महाकाव्य, एकांकी, उपन्यास, आलोचना और शास्त्रीय बोध प्रसाद जी का, जिसकी चर्चा बहुत कम लोगों ने की है। प्रसाद ने पूरे शास्त्र को भी समझा, तभी तो वो प्रतीक की का रचनात्मक उपयोग कर सके। यथार्थ क्या है, काव्य शिल्प क्या है, कथा शिल्प क्या है, रंगबोध क्या है, इस सब के साथ साथ आलोचना के प्रतिमान उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से विवेचित किए। बल्कि उस रचना के बाद जो प्रतिमान आए, मुझे लगता है वो उसकी कॉपी है, वो उससे प्रेरणा ली हुई है लोगों ने। और इन सब के साथ साथ महाकाव्य की कसौटी, फिर काव्य नाटक की कसौटी, इन सबको संगीत और कला के संदर्भ में भी प्रसाद जी की जो विवेचना है वो बिल्कुल मौलिक और नई तरह की है। तो उन सबका बड़े गंभीरता की और गहनता के साथ आपने अध्ययन किया और उस सबको हमारे सामने उद्घाटित किया।
मुझे लगता है कि प्रामाणिक और स्थापित जो उत्कृष्ट ग्रंथ अभी तक माने जाते हैं, उन सब से आपने एक अलग तरह की स्थापना करने का प्रयत्न किया, जो कि एक नई बात है। और जो संदर्भ हैं, संदर्भ ग्रंथ सूची है, वो भी ऑथेंटिक है, वो भी प्रामाणिक है, वो चलताऊ ढंग से कहीं नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। और जहाँ तक पुस्तक की के प्रकाशन की बात करूँ तो वो वास्तव में बहुत अच्छा प्रकाशन है। प्रकाशक को इस रूप से मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने जितने मन से इन्होंने पुस्तक तैयार की है, उतने ही मन से पुस्तक को प्रकाशित भी किया है, तो ये भी एक अच्छी उपलब्धि है। इस सारी अवलोकन के बाद मैं कह सकता हूँ कि प्रसाद जी की विलक्षण प्रतिभा को उद्घाटित करने वाला एक विलक्षण दस्तावेज ये पुस्तक है, जिसको हमें पढ़ना चाहिए। और दूसरा, जीवन में विराट स्वप्न बुनने, देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा अगर चाहिए तो वो इस पुस्तक से हम ग्रहण कर सकते हैं। स्वस्थ, उदात्त और विराट जीवन चरित्र की कलात्मक अभिव्यक्ति क्या होती है, वो भी हम इस पुस्तक के माध्यम से जान सकते हैं। इतिहास, यथार्थ, कल्पना, सौंदर्य, दर्शन, संस्कृति और शास्त्र चिंतन के साथ साथ आलोचना के प्रतिमान, इन सब को एक साथ एक ही स्थान पर देखना है तो इस पुस्तक में देख सकते हैं। आनंद और आनंदवाद की प्रतिष्ठा को व्याख्यायित करने का एक सारस्वत प्रयत्न भी इस रचना के माध्यम से, जिसकी चर्चा मैंने प्रारंभ में की। प्रेम तत्व की सात्विक मनोभूमि क्या होती है, पागल रे वो मिलता है कब, उसको तो देते ही हैं सब। प्रसाद जी ने जिस तरह से उसकी विवेचना की, आपने उस सब को भी बहुत सुंदर ढंग से विवेचन उसका किया। आत्मवेदना, संवेदना और विश्व वेदना, इन तीनों की त्रिवेणी इस रचना में विद्यमान है। अगर उन तीनों के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वो भी मुझे लगता है एक बड़ी उपलब्धि है। और इन सब के साथ साथ सत्यम शिवम सुंदरम के समन्वय की बात भी आपने इसके माध्यम से की। भारतीय अस्मिता बोध और विश्व मानवता, उसका जो मांगलिक गायन है, उसकी चर्चा भी आपने इस पुस्तक के माध्यम से की है। और सही अर्थों में मैं कह सकता हूँ कि यह पुस्तक भारत बोध और भारत गाथा का एक दस्तावेज है, एक उद्घाटन करने वाली नई परिकल्पना है। इस सब के आधार पर जहाँ तक अध्ययन क्षेत्रों की व्यापकता की बात करूँ, कर्मा जी के जब मैंने इनकी पुस्तकों, इनकी रचनाओं से मैं पहले भी वाकिफ़ हूँ, और उस सब को देखकर उस सब का रचनात्मक उपयोग इस पुस्तक में है, जो अब तक इन्होंने अपने 30, 35, 40 साल के जीवन में पढ़ा है, लिखा है, जिसमें पाश्चात्य साहित्य चिंतन काव्यशास्त्र पर बहुत काम किया आपने, उसको देख सकते हैं। आधुनिक हिंदी काव्य चिंतन, मध्यकालीन हिंदी कविता का पुनर्पाठ और उस पर जो लेखन आपका है, विश्व संदर्भ में हिंदी की स्थिति, साहित्य और संस्कृति के सरोकारों को लेकर, यहाँ तक कि आदिकाल में गोरखबानी आदि को लेकर भी आपने जो काम किया, उन सब को ध्यान में रखकर मैं कह सकता हूँ कि ये पुस्तक वस्तुतः हम सब के लिए एक उपलब्धि है, एक वरदान है। मैं हृदय से आप सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने